एक सबसे मज़ेदार चीज़ है, जब आप आए हैं तो एक तो वकील का कहीं बिना पैसे लिए जाना बड़ी कमांडेबल चीज़ होती है। हाँ, ऑडियंस को तो पता नहीं मैंने कितने पैसे लिए हाँ, आज। नहीं तो कुछ नहीं लिए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी कमेंडेबल चीज़ है ये। तो हम शुरू करते हैं इस चीज़ से कि अगर पुलिस हुँ, थाने के अंदर, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है हर दूसरे इंडियन की, हुँ, पुलिस थाने के अंदर जब कोई सिविलियन जाता है हुँ, और जब 154 के अंदर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, हुँ। अब उसके पास क्या ऑप्शन होता है एज अ सिविलियन, ये बताना पड़ेगा आपको। बताना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, देखो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई सिविलियन पुलिस के पास जाता है ना, वो मजबूरी में जाता है। ठीक है। वो जब तक उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा ना कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, पुलिस के पास कोई जन नहीं जाना चाहता। अभी आई वाज़ गोइंग थ्रू फ्यू वीडियोज़ जो ऑनलाइन चलते ही रहते हैं, तो उसमें एक वकील साहब हैं बनारस के, और वो कुछ मोटिवेशनल भी बोलते हैं। उनकी एक लाइन है मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पुलिस से और वकील से दूर रहो, राइट। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया आज, हुँ, तो पुलिस विल बी द फर्स्ट एजेंसी या हुँ, पुलिसमैन विल बी द फर्स्ट पर्सन हुँ, जो आपकी हेल्प के लिए खड़ा हो सकता है। हुँ, और जब आप हर जगह से उम्मीद छोड़ देते हो, सब भूल जाते हो कि आप आपकी उम्मीद नहीं है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, बिल्कुल गड्ढे में चले गए। एक वकील तब भी लास्ट पर्सन होगा जो आपको वहाँ से भी निकाल के ला सकता है। हुँ, तो पुलिस वालों के पास जब आदमी जाएगा ना, वो जाएगा हमेशा अर्जेंसी में। उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसने कुछ गलत हुए देख लिया, कोई क्राइम टू बी स्पेसिफिक, और या फिर कोई दूसरा आदमी उसको परेशान कर रहा है। वहाँ जाते ही सबसे पहली उनको ये प्रॉब्लम होती है कि पुलिस वाले जो करेंगे बदतमीजी। राइट। आप कंप्लेंट लिखवाने चले जाओ, सबसे पहली बदतमीजी होती हुँ, है। अगर जेन्युइनली आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, उस टाइम पे भी पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। हुँ, आपने कंप्लेंट लिखवानी है, हुँ, कंप्लेंट लिखवाएंगे तो ये ऐसे क्यों लिख रहे हो, इसका मतलब तो यही हो गया ना, तो वही लिखो। हुँ, या फिर आप स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करो, हम अपने आप लिख लेंगे, आप बता दो, ठीक है। और अपने हिसाब से वो लिखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा काम कम हो जाए। हुँ, तो पहला रीज़न तो यही है। आप एसएचओ है, हुँ, अब एसएचओ का पर्पज़, आप एसएचओ को क्या समझते हैं लोग? एसएचओ को समझते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, किसी एक एरिया में थाने हुँ, को मैनेज कर रहा है। हुँ, लेकिन इसको थोड़ा-सा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह से देखोगे, तो एसएचओ इज़ जस्ट द मैनेजर। हुँ, उसका काम है क्राइम रेट को कम करना। ऊपर ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई क्राइम रेट कम होना चाहिए। क्राइम रेट का क्राइटेरिया क्या है? एफआईआर नहीं होनी चाहिए। भाई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हुँ, जितनी ज़्यादा एफआईआर हैं, जितनी नंबर ऑफ एफआईआर ज़्यादा है, मतलब यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है। राइट, मतलब एसएचओ की एसीआर पे प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा, एफआईआर रजिस्टर होते ही सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। राइट। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को काम करना पड़ेगा, अरेस्ट करना, एविडेंस इकट्ठे करना, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि कैसे ना कैसे करके या तो उनका मामला सॉर्ट आउट करवा दो, हुँ, चाहे वो मतलब करप्शन के भी चार्जेस तो लगते ही हैं, हुँ, एलिगेशन भी है। हुँ, और पुलिस डिपार्टमेंट तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्ट है। हुँ, इन पॉलिटिशियंस दूसरे नंबर पे हैं, हुँ, लेकिन फर्स्ट इज़ हुँ, पुलिस। हुँ, तो कोशिश ये रहेगी कि इनको सेटलमेंट करवाओ, हुँ, एफआईआर ना लिखनी पड़े। तो दोनों पार्टीज़ को बुलाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है, लॉ कहता है कि आप गए, आपने बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, हाथ की हाथ एफआईआर करवाई और आपको घर भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू। हुँ, लेकिन वो क्या करेंगे? आपको मेडिकल करवाने भेज देंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएँगे, बात करेंगे, सॉर्ट आउट करवाओ, ख़त्म करो, जैसे-तैसे करके। पहला इशू। दूसरा इशू कि जब आप बैठोगे और अपनी बात बताने की कोशिश करोगे, तो आपको धमकाएँगे हुँ, कि इतना ज़्यादा थोड़ा ना हुआ है, थोड़ा सा ही तो हुआ है, आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, झूठी कंप्लेंट दे सकते हैं, हुँ, सो ऑन सो फोर्थ, कि आपके खिलाफ भी हम आपको भी जेल में डाल सकते हैं। तो डराया जाएगा। आपके अगेंस्ट काउंटर कंप्लेंट फाइल करवाने की कोशिश करेंगे। आप कंप्लेंट कर रहे हो, ये भी तो कर रहा है। हुँ, होता है कि हुँ, भाई आपको पिटाई हुई है, आप मेडिकल करवाने गए, दूसरी पार्टी आई पुलिस वाले के पास, तो उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, आप इनके ऊपर एलिगेशन लगा दो कि आपकी पत्नी को छेड़ रहे थे। राइट। मतलब आई हैव सीन दैट। हाँ, राइट। तो दूसरा जो स्ट्रेटेजिकली काम होता है कि क्राइम रेट कम रखने के लिए, तो 154 जो कहता है, जो सीआरपीसी का भी भारतीय न्याय संहिता में तो चेंज हो रहा है, तो वो कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर द एफआईआर, गिव फ्री कॉपी टू द हुँ, इन्फॉर्मेंट। अब इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, अ पर्सन हु इज़ अ हुँ, विटनेस ही कैन बी इन्फॉर्मेंट, आपको कॉपी मिलेगी। अगर नहीं होता है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए एज ए सिटीजन, आवाज़ ऊंची नहीं करनी है, हुँ, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शोर नहीं मचाना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है। आपको 112 नंबर पे कॉल करनी है, राइट। पहला। क्योंकि आप अपनी लिखित में चिट्ठी लेके एसएचओ के पास जाएँ, ड्यूटी ऑफिसर के पास जाएँ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हुँ, एज़ सून एज़ यू कॉल 112, उसकी ट्रांसक्रिप्शन बनती है। राइट। कंट्रोल रूम में उसकी जो आपकी रिकॉर्ड होता है कि भाई किस नंबर से आया था, कितने बजे आया था कॉल, वो सब चीज़ें होती हैं, और आप ट्रांसक्रिप्शन ले सकते हो 15 दिन के अंदर कि उसमें किसने किस बात को क्या बोला गया है।
तो लिखित में देंगे आपको। तो आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए और बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। और अगर एसएचओ या ड्यूटी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर नहीं कर रहे हैं तो उसमें मेंशन करें, उस आदमी का नाम लें, क्योंकि अगर आप नाम लेंगे और उसको कार्रवाई उस पुलिस वाले के अगेंस्ट करना शुरू करेंगे, पुलिस वाले को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना अपनी नौकरी। अगर उसको लगेगा कि ये आदमी मेरी नौकरी पे कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा, मुझे सस्पेंड करवा सकता है, तो वो एफआईआर करेंगे और प्रेशर होना चाहिए। तो पहला काम 112 नंबर पे कॉल करें। दूसरा, जो भी कंप्लेंट आपको लिखनी है, आप पुलिस वाले के हिसाब से कभी मत लिखिएगा, ओके क्योंकि वो हमेशा सेक्शन कम लगवाने की कोशिश करेंगे। जितनी धारा लगेंगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, उतना लंबा ट्रायल, उतनी ज़्यादा उनकी माथापच्ची और उतनी ज़्यादा उनके लिए हेडेक। क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए वो 8 साल का प्रोजेक्ट है। कभी भी कोर्ट से सम्मन आ जाते हैं कि आप आईओ थे, आप आओ स्टेटमेंट दो, कहीं भी आप चाहे कहीं भी हो। आप रिटायर हो गए उसके बाद भी बुला लेते हैं। राइट आई हैव सीन रिटायर्ड एसीपीज हु आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ विद देयर चिल्ड्रन, कि भाई हम रिटायर हो गए, अब तो रिटायरमेंट की लाइफ है, उनको वहाँ पे भी सम्मन चले जाते हैं कि आपने ये इन्वेस्टिगेट किया था आज से 15 साल पहले, आप आइए। एंड दे हैव टू कम, यू हैव टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर। राइट तो ये बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो 112 नंबर की कॉल पहला स्टेप हो गया। दूसरा, आप कंप्लेंट लिखते हैं, ऑलवेज टॉक टू अ लॉयर, क्योंकि उसको पता है कि आपके एक कॉमा, फुल स्टॉप या एक लाइन लिखने से ना लिखने से कितना डिफरेंस पड़ता है। राइट ये होता है ना कि देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी मेरी लड़ाई हो गई, मान लो आपने मुझे चोट मारी, मैं पुलिस के पास गया कि इन्होंने उठा के ईंट मेरे सर पे मार दी, मुझे 2 स्टिचेस आ गए, इट इज़ हर्ट। और जो पुलिस वाले हैं जो एमएलसी करवाएंगे, उस एमएलसी में लिखा जाएगा वेदर इट वाज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू किल समबडी और नॉट। भाई ग्रीवियस है तो क्या हो सकता है, इतना लिखेंगे तो हो सकता है वो 325 का केस बने, हो सकता है 326 की तरफ जाएगा, 323 भी हो सकता है अगर सिंपल हर्ट पे रहेगा, बहुत टांके नहीं आए, थोड़ा सा खून आया, सिंपल हर्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ये बोलूँ कि 3 लोग थे, उन्होंने बोला कि इसको जान से मार देते हैं और ये बोल के ईंट मेरे सर पे मारी है, तो इट मे अमाउंट टू 308 जहाँ 7 साल की जेल है, और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जहाँ जेल और ज़्यादा है। तो टॉक टू अ लॉयर बिफोर ड्राफ्टिंग ए कंप्लेंट। आप लेमैन की तरह ना स्कूल में टू द प्रिंसिपल वाला काम वो नहीं करना है बिल्कुल भी। आप पुलिस वाले एफआईआर ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी डायरी एंट्री करवाइए, कंप्लेंट दीजिए, उसकी कॉपी के ऊपर डायरी नंबर लिखवाइए, स्टैंप लगवाइए, घर आ जाइए। घर आने के बाद इमीडिएटली सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास आप उस कंप्लेंट की कॉपी बाय पोस्ट भेज सकते हो, अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 आप भेज दीजिए। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती 2 दिन में, 48 आवर्स 72 आवर्स, क्योंकि वो होता है कमिश्नर से वापस से एसएचओ तक आते हुए टाइम लगता है थोड़ा सा, अगर वो नहीं होती है तो 156(3) सीआरपीसी आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कीजिए। अब मेरी सजेशन क्या होती है यहाँ पे कि अगर आपको 156(3) फाइल करनी है तो उसमें 2 प्रेयर होने चाहिए। एक, टू रजिस्टर द केस, इन्वेस्टिगेट, कपल्ड विद दैट। दूसरा, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिन्हें एफआईआर नहीं की, बिकॉज एज ए सिटीजन यू हैव अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डेलिक्वेंट पुलिस ऑफिसर्स। और जब सारे सिटीजन ये काम करना शुरू करेंगे देन द पुलिस मशीनरी हैज़ टू वर्क। राइट ये आपका बेसिक चीज़ है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को भी लगता है एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, सारे एविडेंस आपके पास है, तो ऑब्वियसली 200 की कंप्लेंट जा सकती है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर पुलिस वाले के साथ अगर आप थाने में मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे 353 राइट का, सीधा एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। राइट लड़ना नहीं है। राइट वो कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ रेजिंग योर वॉइस। आपके जो लीगल राइट्स हैं उसको इन्फोर्स करें बड़े अच्छे तरीके से और प्यार से करें। आपका 2 घंटे वहाँ पुलिस स्टेशन में 3 घंटे ख़राब करने से अच्छा है आप कोर्ट में जाएं, आराम से उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट करें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी पिछले कुछ सालों में इन एवरी स्टेट देयर इज़ अ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी, हर जगह है। ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स ऑफ पुलिस जिनका काम सिर्फ यही है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आप वहाँ फाइल कर सकते हो। देयर आर स्पेशल ऑफिसर्स हु टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको हम कहते हैं कि विजिलेंस में भी जा सकते हैं जहाँ करप्शन के इश्यूज़ हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या हुआ, मियाँ वाली पुलिस स्टेशन था। हमारे क्लाइंट ने प्रॉपर्टी परचेज की, इट वाज 3rd फ्लोर, और जब वो रेनोवेट करवा रहे थे तो लोकल कुछ गूंस आए, उन्होंने कहा तो प्रॉपर्टी हमारी है। अच्छा, वी हैड द रजिस्टर्ड सेल डीड विद अस। ठीक है। तो अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, कोई पुलिस कार्रवाई होगी,
दे कॉल्ड अस। मैं जनरली पुलिस स्टेशन जाता नहीं हूँ, बट बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने कहा जी हम तो पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं, अब क्या करें। मैंने कहा चलो जी आके देखते हैं। SHO हु वाज बेसिकली नोन टू द अदर पार्टी, वो कोई XMLA की टीम थी, और उसने बोला कि चाबी मुझे दे दो प्रॉपर्टी की, आई विल असरटेन की पोजीशन किसका है। ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट, और उसने चाबी में से एक चाबी हमारे क्लाइंट से ले ली। वी फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द विजिलेंस डिपार्टमेंट, इंक्वायरी हुई, एंड दैट SHO गॉट सस्पेंडेड। अच्छा। सस्पेंडेड। कभी कोर्ट में मिले, मुझे देख रहे थे एक दिन, तो कहता है वकील साहब आपने पहचाना? मैंने कहा मैं क्यों पहचानूंगा भाई, मुझे क्या पता, मैं तो उससे मिला भी नहीं। कह रहा नहीं ऐसे एक हमारा केस हुआ था, उस केस में आपने आए थे और आपने कंप्लेंट फाइल करवाई थी मेरी। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, करवा दी होगी, अब तो ठीक ठाक चल रहा है। कह रही नहीं मैं सस्पेंडेड हूँ। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैंने तो उस दिन भी कहा था तुम्हें कि मधुमक्खी का छत्ता है, हाथ मत डालो, जो पावर आपके पास नहीं है उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। So, if you take law seriously and you seriously implement it, तो you can do wonders. But आपको you need to be patient enough. अगर पेशेंस नहीं है तो फिर नहीं होगा। आप सोचा ना कि हथेली पे सरसों उग जाएगी, पुलिस स्टेशन में ही मैं पता नहीं क्या झंडा उठा लूंगा, कमाल कर दोगे, ये तो नहीं होगा। ये नहीं होता है नहीं होगा। यार। कोविड की तरह है, अगर आपको एक बार बीमारी लगी, कोई भी केस ना बीमारी की तरह होता है, कोई भी बीमारी लग गई, बीमारी लगने का मतलब ये हो गया कि अब उसका 15 दिन का इलाज चलेगा। वो 15 दिन तो देने पड़ेंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों में पेशेंस नहीं होती है, Right. उनको लगता है कि कोर्ट के चक्कर काटेंगे, ऐसा होगा। आज हम करना शुरू करेंगे तो सोसाइटी विल चेंज, जो पुलिस डिपार्टमेंट है दैट विल चेंज। सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि पुलिस मशीनरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन का भी 10 दिन पहले भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि दी पुलिस मशीनरी शुड बी सेंसिटाइज्ड, उनको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अभी तो नेसेंट स्टेज में है, तो ठीक ठीक, किया जा सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। शॉर्ट में वी हैव वन प्रोविजन फॉर द इफ अगर पुलिस स्टेशन में फाइन नहीं फाइल हो रही है तो पहला तो यही है कि हम जो 112 पे कॉल करें, राइट। एंड दूसरा आपने बताया कि हम अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी जो इनको विजिलेंट कर रहे हैं, जो इनको देख रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं कि भाई हर स्टेट में जो है, राइट। एंड थर्ड इज द करप्शन डिपार्टमेंट दैट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, राइट, इफ देयर इज एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन, राइट। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ऑल्सो प्राइवेट पिटिशन का भी प्रोविजन है इसमें कि आप जज के सामने जाके प्राइवेट पिटिशन लगा सकते हो। बिल्कुल है। हाँ। रीज़न ये होता है कि इन अप्रोप्रिएट केसेस, देखो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत क्यों होती है, पहले ये वी नीड टू कीप इट सिंपल। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है पहला एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, अक्यूज़ड को अरेस्ट करने के लिए, और जो ट्रायल है वो ठीक से स्टेट चलाए उसको, और जो विटनेसेस हैं उनको उनकी एक लिस्ट बनाई जा सके कि कौन कौन प्रेजेंट था। इसमें मोबाइल टावर लोकेशन होती है, CCTV कलेक्शन होता है, MLC होती है, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब का रहता है। लेकिन इफ़ एवरी एविडेंस इज़ विद यू, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की और वो प्रॉपर्टी पे पहले से लोन चल रहा है, जो आपके सेलर हैं उन्होंने पहले से प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है, that property having that loan, the charge of the bank has been sold to you. It is a clear cut case of cheating. अब उसके लिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको 2 सेल डीड प्रूव करनी है और बैंक से डिटेल प्रूव करनी है, दैट्स इट। इसके लिए उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको उसको अरेस्ट करवाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहें तो कोर्ट में सेक्शन 200 की कंप्लेंट फाइल करें, रेड विद 190 CRPC, राइट, और उसको आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करके उसको चला सकते हैं। सज़ा उसमें भी उतनी ही होगी, FIR तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं जाना ही पड़ेगी थाने में आपको। FIR आपको थाने का शक्ल नहीं देखनी है, शक्ल नहीं देखनी। राइट, अगर आपको लगता है तो यू कैन डू दैट। अगेन इट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, राइट। कि आपको प्री समनिंग एविडेंस करवाना पड़ेगा, फिर प्री समनिंग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर समनिंग होगी, फिर चार्ज आर्ग्यूमेंट होंगे, इवन अदरवाइज। लेकिन लोगों को ना बेसिकली कोर्ट से जब तक डर नहीं लगता जब तक कन्विक्शन होने की कगार पे ना पहुंच जाए। राइट, उसको लगता है कोर्ट में केस चलता रहेगा 15 साल, इसलिए पुलिस के पास जाते हैं। अब ये भी देखना होता है कि कई केसेस में कि वो अकेला बंदा था जिसने चीटिंग की है या कोई और मिला हुआ था, या वो पैसा जो उसने ले लिया उस पैसे को बैंक में, अगर आप और मैं चिट्ठी लिखेंगे बैंक को कि ये पैसा इसने ले लिया 1 करोड़ रुपए, आप इसको फ्रीज कर दो, डेबिट फ्रीज कर दो, कर देगा? नहीं करेगा। लेकिन इफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज राइटिंग टू द बैंक कि जी इसने पैसा ले रखा है, आप इसको डेबिट फ्रीज करो क्योंकि दिस इज ए चीटेड अमाउंट, तो वो फ्रीज कर देंगे। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्रोच पुलिस। बट प्रोविजन ये है कि आप जा सकते हो और अप्रोप्रिएट केसेस में जाना भी चाहिए। उसमें भी मजिस्ट्रेट साहब के पास ना पावर होती है कि आपने प्री समनिंग एविडेंस करवाया, कंप्लेंट फाइल की, प्राइवेट कंप्लेंट, उसके बाद इंक्वायरी होती है, आप अपना एविडेंस देते हो
और अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो सेक्शन 202 में वो दोबारा से एफआईआर के डायरेक्शन दे सकते हैं। और कोर्ट्स आर मच मोर लिबरल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक। उनको लगता है कि हाँ करें तो करना है, अच्छा राइट रहेगा। राइट राइट। वो एक मुझे एक बड़ा फेमस किस्सा याद आता है कि एक जज साहब ने एक आदमी को 20 साल बाद रिलीफ दिया। हम्म तो जज साहब ने पूछा खुश हो? हम्म कह रहा है जज साहब खुश तो नहीं हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर साहब की वाली बात याद आती है, 20 साल पहले कह रहे थे 5,000 रुपये दे दे और सब सही हो जाएगा। और आज देख लो जज साहब। तो हम वो इस किस्से को ना दूसरे तरीके से बोलते हैं। अच्छा। एक बूढ़ी आंटी जो है 10 साल हाँ बाद केस जीत गई। हाँ। तो जज साहब ने बोला कि ऐसी बात हो रही थी कि आंटी जी आप केस जीत गए हो। तो आंटी जी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिए। एक लाइन बोली कि जज साहब मैं आपको इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से प्रमोट होके बेसिकली आप एसएचओ बन जाओ। कहता है एसएचओ तो मेरे अंडर में काम करता है, हाँ मैं क्यों बन जाऊँ? हाँ। कहते नहीं नहीं बेटा देखो तुमने जो 10 साल में किया ना एसएचओ रखा था मैं 10 मिनट में कर दूंगा। राइट राइट राइट, ये बहुत बड़ी बात है। राइट राइट राइट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड टाइप, मतलब अगर कहें तो Justice is most of the time in our country, basically in our Delayed. system, it is most of the time denied. delayed. That's the one. Okay, so let's come to a very serious issue that is happening in our country right now, and that's the most prevalent these days. And it's basically so in our current legal system, with not the new amendments that we are talking right now. So we have more than 54 women-centric laws, including the constitutional provisions, including the articles, right? And especially when it comes to the right to equality, there are certain provisions under the right to equality for the women and children for the special right. The problem with the whole problem around and the whole argument around the women-centric laws is basically Section 498. राइट, जिसको 1980s के टाइम पे अपील भी करा, उसके उसमें डिफरेंट प्रोविजंस आए, ब्ला 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 ब्ला, कट टू द पॉइंट। आज की तारीख में देयर आर 9 women centric acts, right? And there are more than 5 sections in IPC itself अभी के टाइम पे, जहाँ पे there are talking about the whole that women are not capable of doing crime. I will give you an example. Example के तौर पे, because language is the most prominent thing in the legal recourse, right? You cannot interpret कि भाई क्या आप सोच रहे हो, क्योंकि वो सामने लिखकर वो ही सकते हैं। फैक्ट मोल्ड करना कचहरी की बात है, लॉ नहीं कर सकते आप जो लिखा है। Ignorance of law is no excuse. Ignorance of fact can be an excuse, right? तो वहां लिखा है a man may shoot, यानी कि कैमरा लेके कोई, a man may outrage the modesty of a woman. A man. So law presumes that a man is a criminal. Women cannot be criminal, right? अब ये मैंने आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी कि भाई मर्दों के साथ कोई नहीं खड़ा है, मर्द रो रहे हैं, प्रताड़ना हो रही है, एक ज्यादा बड़ा इशू नहीं हो रहा है, आए दिन जंतर मंतर पे कुछ नया बवासीर खड़े हो जाते हैं। There are a lot of men who are suffering because of it, right? सुप्रीम कोर्ट के अरुणेश कुमार का जजमेंट आया, उसमें काफी हद तक 498 पे लगाम लगाई, फिर सेक्शन 41 CRPC पे लगाम लगाई, राइट? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या अगर मर्द, अभी से हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे लिया है, जिस घर में 498 की बात हो रही है, उस घर का माहौल ही अलग है, उस घर के पति को पता लग चुका है अब कि मेरी एस्तेसी होने वाली है, वहां से क्या करना शुरू करे वो? वहां से क्या करना शुरू करे? अब उसे पता लग गया है कि मेरी जो बीवी है, अब वो मेरी बीवी नहीं रही है, अब वो मेरी राइवल है। हाँ, अब ना खत्म है बात। अब क्या करे? द फाइट, द बेसिकली वॉर ऑफ ट्रॉय, कि अब हो गया शुरू। तो देखो क्या होता है कि हमारे जो लॉज जिनकी आप बात कर रहे हो, उसमें द लॉ प्रिज्यूम्स एंड इट स्टेट्स कि ओनली द फीमेल्स आर विक्टिम्स, राइट। इट डजंट से कि मेजॉरिटी ऑफ दिस टाइम एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस कि फीमेल वो सेम क्राइम नहीं कर सकती है। इट सेज ओनली द फीमेल कैन बी अ विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। इफ ओनली फीमेल कैन बी अ विक्टिम, दैट मीन्स ओनली in certain situations male is the perpetrator or the accused or the culprit. अगर 498A के एलिगेशन, देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ ना, हम घर पे भी बात करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए। माई वाइफ इज़ अ लॉयर अगैन, तो हमारी आपस में डिस्कशन चलती रहती है। ऑल्दो शी इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर, उनको थोड़ा सा लगता है कि ये जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है, बेसिकली लड़ाई झगड़े वाली है, जो सारा वो कोर्ट में अलग तरीके का चलता रहता है, तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं। बट वी डिस्कस दैट। होता क्या है आप ये बताइए कि सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए काउंटर, दैट इज कि अभी हम कितने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं इस अर्थ पे एज ए ह्यूमन बीइंग? लाखों साल हो गए। लाखों सालों से क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? हमारे तो नाखून बड़े नहीं है,
हमारे दांत इतने बड़े नहीं है कि हम जाके किसी को काट के खा जाएं, कुछ भी कर लें. विदाउट टूल्स वी आर नथिंग. इवन अ डॉग कैन किल अ पर्सन. ओके. उसके पास दांत है, हमारे पास नहीं है. आप भाग सकते हो, बच नहीं सकते. तो हम सर्वाइव किस वजह से कर रहे हैं? हम इंट्यूशन की वजह से कर रहे हैं, गट फीलिंग की वजह से कर रहे हैं, जिसके कहते हैं कि थोड़ी सी इंट्यूशन होती है राइट. कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, राइट. तो हमें उससे दूर रहना है. राइट. कि भैया वहाँ पे इतने जंगली जानवर घूम रहे हैं, उससे दूर रहें. राइट. सो इन एवरी रिलेशनशिप, इन एवरी फैमिली, हस्बैंड को ना गट फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, हमेशा. प्रॉब्लम वहाँ आती है व्हेन यू इग्नोर दैट गट फीलिंग, दैट इंट्यूशन, कि यार ये कुछ टेढ़ा चल रहा है मामला. स्टिल यू आर इग्नोरिंग दैट एंड यू आर नॉट टेकिंग स्टेप्स. ओके. तो अब आपके लिए इट डजेंट मैटर कि आपके घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो वाली चीज़ें. व्हाट मैटर्स इज कि आप कोर्ट में क्या प्रूव करेंगे. ऑलराइट. एंड द लॉ प्रिज्यूम्स एज सून एज द कंप्लेंट इज फाइल्ड, लॉ प्रिज्यूम्स कि भाई जो लेडी ने बोला है दैट इज ट्रूथ. ट्रू. अब उसके ऊपर से केस चलेगा, आपको उसको तोड़ने का जो रहेगा सिस्टम ट्रायल के टाइम पे, वो अलग रहेंगी चीज़ें. बट इससे पहले जब आपको जैसी गट फीलिंग होनी शुरू हो जाए, यू नीड टू कलेक्ट एविडेंस. हाँ, कोर्ट में आपकी वही से सिचुएशन में नहीं जाना है. एविडेंस को बताइए पहले. हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपके साथ बदतमीजी होती है, यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग दैट. ओके. सो पुटिंग अ सीसीटीवी कैमरा इन योर रूम. नॉट इन योर रूम, एटलीस्ट आपका जो लिविंग रूम है. Okay. आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस जिसमें जो घर की बहू है अपने ससुर को मार रही है, राइट. खींच रही है, कपड़े फाड़ रही है, वो उठा के चीज़ें फेंक रही है उसके ऊपर, एंड दैट इज़ अ गुड प्रूफ. यस. और वो आपके काम आएंगी चीज़ें. ठीक है. ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. आपने Okay. लिविंग रूम में लगा दिया, आपने घर के बाहर लगा दिया, ऑब्वियसली आप बाथरूम में, बेडरूम में नहीं लगाएंगे. ओके. दैट अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द ब्रीच राइट. प्राइवेसी. प्राइवेसी. राइट. तो एक वो काम कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा, आप फोन वो रखिए जिसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो विदाउट एनी अनाउंसमेंट. हाँ. ओके. बात कीजिए ना. ओके. अपनी वाइफ को कहीं लेके जाते हैं तो कीप इट द गुडी गुडी टर्म्स कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी. दूसरा, कीप ऑन टॉकिंग इन टर्म्स कि देखो यार, शादी में तो हमने कुछ लिया ही नहीं. कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं लिया है, और जब आप किसी से बात कर रहे हो, देखो झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है. राइट. इनडायरेक्टली झूठ बोलना आसान है, लेकिन जब आप सामने किसी की आंखों में देख के बोलते हो ना, तो झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है. ओके. Until unless you are so intentionally into it कि मुझे बोलना ही है. Until unless आप वकील ना हो. वकील झूठ नहीं बोलते कभी भी. नहीं. राइट. देखो, वकील अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाते हैं. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. दूसरे की बात जज साहब तक पहुंचानी होती है. राइट. 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 आई अंडरस्टैंड. दैट्स मोस्टली ओके. से. हाँ. फिर तो पहला आपको ये हाँ, काम करना है ठीक कि है, आपको जो एविडेंसेस हैं, डन. व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएसेस, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, आप वो कीजिए. दूसरा क्या होता है कि आप अपने इन-लॉज से जब बात करते हैं तो कीप ऑन टॉकिंग ओके. रेगुलरली. रेगुलरली. आप करते क्या हो कि जहां आपको लगा ना कि यार ये गड़बड़ जा रहा, बात करनी बंद कर देते हो. कम्युनिकेशन कैन सेव अ फैमिली, एनी रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन इज द की. वो अगर सब आपके फेवर में जा सकता है तो भी कम्युनिकेशन इज द की, राइट. अगेंस्ट जाएगा तो भी कम्युनिकेशन इज द की. आप बात करेंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग होंगी, सब चीज़ें होंगी, आप अपने ससुर साहब से बात कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हैं, गुड टर्म्स पे हैं, आप घर जा रहे हो, साली से बात कर रहे हो, सास से बात कर रहे हो, सो ऑन सो फोर्थ. ऑब्वियसली साली से फ्लर्ट नहीं करना है तो एंटी जाएगा. तो अदरवाइज क्या है कि आप यू कीप ऑन कलेक्टिंग एविडेंस. दूसरा, जब आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट हो सकता है, तो सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं होगा, आपकी मदर के अगेंस्ट भी होगा, राइट. आपके फादर के अगेंस्ट भी होगा. सो योर मदर कैन ऑलवेज टेक एक्शन. अगर बहू जो घर की है वो परेशान कर रही है, किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो मदर इन लॉ कैन ऑल्सो फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट. ओके. क्योंकि दोनों घर की बहू है ना, 30 साल का डिफरेंस है. राइट. 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 तो जो बहू को मिले हैं वो तो सास को भी तो मिले हैं ना. राइट. राइट. तो आप डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. रेजिडेंस राइट आपने प्रेस कर सकते हो. राइट. जैसे अगर बहू बोलेगी ना कि मुझे इस घर में रहने का अधिकार है, मेरा मैट्रिमोनियल होम है, तो सास भी तो बोलेगी मेरा भी तो मैट्रिमोनियल होम है, मैं कहाँ जाऊंगी. राइट. राइट. सो बेसिकली दिस बहू हु इज द न्यू पर्सन, शी इज थ्रेटनिंग मी, शी इज हैरेसिंग मी. ओके. इसके अलावा मैंने चीज़ भी देखी है कि क्या करते हैं ना, घर की बहुएं क्या करती हैं, अपनी मदर इन लोग बोलते हैं, मम्मी जी मेरे को ना शादी में जाना, आप ज्वेलरी दे दो ओके. पहनने के लिए, भाई की शादी में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना. मदर इन लॉ दे देती है. अब वो वापस नहीं आता. तो यू कैन ऑल्सो, द मदर इन लॉ कैन ऑल्सो इनिशिएट सेक्शन 406 IPC FIR अगेंस्ट द डॉटर इन लॉ. क्रॉस FIR लाइक हो सकती है. राइट. ओके. घर में अगर आपके पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो परेशान हो रहे हैं, तो दे कैन ऑलवेज टेक एक्शन अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट. ओके. लिया जा सकता है. ठीक है. इंजंक्शन सूट फाइल हो सकता है. राइट. कि अगर घर में कब्जा करने की कोशिश है, फॉर एग्जांपल अभी लाजपत नगर में हमारे पास एक मैटर आया था. ठीक है. वो कई साल हो चुके थे उस चीज़ को. द गर्ल वॉज फ्रॉम हरियाणा, और वो लाजपत नगर की एक बहुत आलीशान कोठी 3 मंजिल की आराम से, उसमें वो रह रही है. ससुर बाहर है, सास बाहर रहती है, पति बाहर रहता है किराए पे नॉर्थ दिल्ली में आके, और वो वहाँ पे बैठी हुई अपने भाई के साथ, और 2 फ्लोर उसने मतलब किराए पे दिए हुए हैं कैश में,
और अपना आराम से रह रही है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर उसने अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी। ओके। अब छेड़खानी करने का मतलब क्या है कि वो तो 354 तो सीधा-सीधा बन गया, और उसमें भी ये था कि अगर दोबारा आओगे तो मैं रेप के एलिगेशन और लगाऊँगी। ओके। दे डिड नॉट हैव एनी प्रूफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए बाहर रह रहे थे। इट टुक देम लाइक 7-8 ईयर्स टू एक्चुअली सेटल दिस एंटायर डिस्प्यूट एंड गो बैक। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है, पहली बात तो ये। अच्छा। घर से बाहर नहीं जाना है। एटलीस्ट जो घर की फीमेल्स हैं वो घर में रहेंगी। मेल्स के लिए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में देयर इज़ अ प्रोविजन कि जो आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट है, महिला कोर्ट है, वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप जो मेल्स हैं वो बाहर रहें कि डोमेस्टिक वायलेंस ना कमिट करें। ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दे कैन ऑल्सो टेक एक्शन। तो ये काम किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं जी हमारे माँ बाप ने तो हमें बेदखल कर रखा है। ओके। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको शादी से पहले बेदखल किया है और आपकी शादी में वो इन्वॉल्व नहीं हुए, वो नहीं गए, तो ये प्रिजम्पशन आ सकती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सेपरेटली रह रहे हो। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि शादी के बाद कि भई अब तो हम सब कुछ कर लिया हमने और जो हमारी बहू यहीं घर में रह रही है, अब हम अपने बच्चे और बहू को जो बेदखल कर रहे हैं, डिसोनमेंट वाला, जनरली इट इज़ नॉट दैट गुड एन एविडेंस कि बताने के लिए कि हम अलग अलग रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जब गट फीलिंग आई होगी, वो इंट्यूशन आई होगी, तब आपने किया होगा। ओके। अब नाउ इन दैट सिचुएशन शी हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड द हाउस, और वो अगर वहाँ आ चुकी है तो दैट हाउस हैज़ बिकम द मैट्रिमोनियल हाउस। अब शेयर हाउस होल्ड है कि नहीं, हो तो सेपरेट मैटर है, लेकिन ये हो जाती है चीज़ें, तो नाउ शी हैज़ द वेस्टेड राइट टू रिजाइड देयर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जब आपको ये गट फीलिंग आनी शुरू होती है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर वाइफ। देखो जनरली क्या होता है, 99% मैटर्स में ना हस्बैंड वाइफ की आपस की कोई लड़ाई नहीं है, दोनों इकट्ठे रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं है, अगर बदतमीजी नहीं हो रही है तो। तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरे बाप ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम अपनी मदर से ज़्यादा बात करती हो, यहाँ की सारी बातें वहाँ पिरोती हो, यहाँ खर्चा कर दिया तुमने, मेरे पे नहीं कर रहे, ये बातें शुरू होती हैं। तो जब भी आपको लगे कि फैमिली के दूसरे लोगों का नाम आना शुरू हो गया, ओके। you take a rented accommodation and shift to that place. अच्छा। As soon as you and your wife move out of that house, matrimonial house, that chain is broken. Basically, that relationship is broken. अब आप अलग घर में रहते हो, अलग रेंट एग्रीमेंट है आपका, अलग जगह पे आपने अपना बसेरा बना लिया है, आप आ रहे हैं, तो योर फैमिली विल बी प्रिटी मच सेफ इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। आप ये कर सकते हो। साथ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें भी ये रहता है कि जब हस्बैंड कोई रेंटेड प्लेस लेता है तो वाइफ के नाम से ले, अपने नाम से ना ले। ज़रूरी थोड़ा ना है अपने नाम से लेना, वरना वाइफ बोलेगी तो अकेला रहता, मैं तो वहीं रह रही थी, साइन तो करेगी ना रेंट एग्रीमेंट पे। तो देर आर मैनी थिंग्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, देर आर मैनी थिंग्स फैमिली कैन डू ओके। परफेक्ट। बचने के लिए। परफेक्ट। तो हम इसको समराइज कर देते हैं। एक तो आप सीसीटीवी यूज कर सकते हैं, हाँ, नॉट इन दी बेडरूम, नॉट इन दी बाथरूम, बहुत जल्दी वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। नाउ द सेकंड थिंग इज आप अपनी बीवी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट बनवाओ, अपनी फैमिली से वहाँ मूव आउट करवाओ, ताकि आपकी फैमिली इस चीज़ में ना सफ़र करे। आपको थोड़ा सा फ्यूचर देख के चलना पड़ेगा इस चीज़ में, स्पेकुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट आपने बताया, राइट। और क्या बताया आपने तीसरा, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑडियो और वीडियो बात करते हुए रिकॉर्ड करें, उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हो, एग्जैक्टली, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए आप उसका स्पाई कर रहे हो। ऑब्वियसली। हाँ राइट, नहीं तो फिर वो तो वही और बोलेगी ये सब भी कुछ। होता है कि कई बार मैंने देखा है कि जब आप बात करना शुरू करते हो अपने हाँ। इन लॉज से, अपनी वाइफ से, हाँ तो देखो एक ना आपने अंग्रेजों के टाइम पे सुना होगा प्रेशर कुकर की सीटी, राइट। कांग्रेस जब बनी थी ओके कि इसको एक बना दो ताकि इनकी थोड़ी थोड़ी गैस निकलती रहे। ओके तो जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, राइट, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाए, सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट हो जाए, हाँ ओके, आप एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। परफेक्ट तो परफेक्ट। देर आर गुड चांसेस कि इसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आपका जो फैमिली है, जो आपकी लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो बच भी जाए। हाँ, और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपकी मदद से ही कि भाई वन प्लस के फ़ोन में जब कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो वो ऑटोमेटिक होती है और वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें वो नहीं आता दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। एंड दिस इज बेसिकली नॉट पेड स्पॉन्सरशिप और इट इज नॉट पेड बाय OnePlus। अच्छा, और एक चीज़ और है कि अगर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं भी हैं रिकॉर्डिंग्स ऐसी जो कि अगर बोलते हो कि वॉयलेटिव है या XYZ है, बट एटलीस्ट कोर्ट में रेलिवेंट तो है। लोगों को ये समझने में बहुत दिक्कत होती है कि एडमिसिबल और रेलिवेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। फैक्ट्स के तौर पे तो प्रेजेंट कर दो, जज साहब ने तो सुन लिया ना, कान तक तो पहुंच गई ना बात। नहीं, उसके अलावा भी चीज होती हाँ, है। मतलब आसान तरीके से अब वो उस आदमी को इतना तो कम से कम मिल जाए बेचारे को। आपके खाली हाथ नहीं, आपके पास कुछ तो है। हाँ वही, कुछ तो कुछ तो रेलिवेंस है आपके पास लड़ने के लिए। राइट राइट, ठीक है, डन डन। तो डन। अच्छा, नाउ एक बहुत बड़ा मुद्दा इंडियन हाउस होल्ड्स में
और क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे डाउट्स भी हैं और बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, वो है विल। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 सिचुएशन बताता हूँ जो कि मेजर इंडियन होती हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में। पहली तो ये है कि भाई जो डेथ हो गई फैमिली में, जिनकी सारी वसीयत थी, और अब बच्चों में डिस्प्यूट होने लगा है। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी एक्स बच्चे के नाम पे कर दी। नाउ दी वाई बच्चा इज ट्राइंग टू कॉन्टेस्ट इट। आई बताओ इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है होल्ड करने पे विल की कैन दे चैलेंज इट? यस। जब चैलेंज तो देखो किसी भी चीज़ को किया जा राइट, सकता है, बट चैलेंज करना तो इशू ही नहीं है। राइट, आप आज, मैं हर आदमी को ही बोलता हूँ, आज आप लाल किले पे केस करना चाहो तो कर सकते मैं हो। बोल दूंगा कि गौड़ साहब जो है, इनके हाँ, जो एंसेस्टर थे, हाँ, उनके पास एक थोड़ा सा पोर्शन था और वो इनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आता है। हाँ, बट आप जीतोगे नहीं जीतोगे, दैट इज अ ओके, डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। ओके, अगर आपकी विल वैलिड है, देखो दो, देयर आर टू एस्पेक्ट्स, ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ विल, वैलिडिटी ऑफ विल आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने एग्जीक्यूट कर दी, एंड विल इज वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स जिसको रजिस्टर करवाना भी जरूरी नहीं है। राइट, आप सिंपल विल करके रख सकते हो। ठीक, यू नीड टू हैव विटनेसेस टू टेल द कोर्ट बेसिकली कि लुक, दिस इज द विल एंड दिस इज द जेन्युइन विल एग्जीक्यूटेड बाय सच एंड सच पर्सन इन आवर प्रेजेंस। फाइन, ठीक है, तो आप विल तो कभी भी चैलेंज कर सकते हो, बट विल करने से पहले एक चीज देखनी पड़ेगी ना, जिस प्रॉपर्टी की विल की गई है, दैट प्रॉपर्टी वेदर दैट कैन बी गिवन और ट्रांसफर टू अ सर्टेन पर्सन थ्रू विल इटसेल्फ और नॉट। ओके, जैसे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 4 पीढ़ियों से है, अनडिवाइडेड है, आप उसमें से अपना शेयर जो है वो कैसे आप विल कर दोगे? नहीं दे सकते ना, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक वो चीज़ होगी। दूसरा, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के तो आप जो चाहे करो। एक कोर्ट में जाने से ना पहले ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है कि आप पहले घर में बैठ के डिस्कस करो, हमेशा। लेकिन फादर और जो मदर हैं या जो भी आपके पेरेंट्स हैं, वो कुछ देना चाहते हैं किसी को, तो यार उनकी एटलीस्ट इतना तो थोड़ा सा रखना चाहिए आदमी को कि अगर उनकी कोई लास्ट विश है तो उसको पूरा करें। हमारे यहाँ ना सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है वो यही है कि माँ बाप ने अपने पैसों से कुछ कमाया, अपना लिए काम किया, और उसके बाद नाउ द चिल्ड्रन आर फाइटिंग विद ईच अदर, ये बोलते हुए कि नहीं ये तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए। आई हैव सीन केसेस जहाँ माँ बाप जिंदा हैं, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मुझे हिस्सा दो। परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब कुछ काम धंधा तो है नहीं उस चीज़ के लिए। सो इफ़ यू आर अर्निंग गुड, यू आर एबल टू मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव अ गुड करियर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है। आई फर्मली बिलीव कि अगर आपके पेरेंट्स की कोई विश है तो आपको उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मान लीजिए इसके अलावा भी सिचुएशन होती है कि कई बार ये एलिगेशन लगता है कि किसी बच्चे ने ज़बरदस्ती साइन करा लिए, कुछ खिला पिला दिया, माँ बाप वर नॉट इन दैट मेंटल कैपेसिटी नहीं थी उनकी, दे वर इल, तो उस सिचुएशन में वी नीड टू सी, ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। बट विल को जो लड़ना है, अच्छा दूसरा सबसे बड़ी इशू क्या है इसमें, कोर्ट में चले गए, गारंटी तो है नहीं कि विल प्रूव होगी, राइट, गारंटी ये भी नहीं है कि डिसप्रूव होगी, डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। लीगल तो जो दे रखे हैं, उसके अलावा कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या है प्रेजेंट लॉ पे, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट किस तरह की जजमेंट पास कर रहे हैं लेटेस्ट, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। आपका जो रिलेवेंट हाई कोर्ट है वो उस टाइम पे क्या बोल रहा है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपके विटनेसेस जो हैं वो आगे क्या बोल रहे हैं, इस पर फर्क पड़ता है। कई बार होता है कि विटनेस को ध्यान नहीं होता कि आज से 8-10 साल पहले क्या हुआ था। एक कहता है कचहरी में विल हुई थी, एक कहता है घर पे हुई थी, तो आधा तो आपकी नैया वहीं डूब गई। अच्छा, बट चैलेंज कैन बी चैलेंज्ड हो सकता है। ठीक है, इसको भी समराइज कर देते हैं कि वीडियो, बट अगर हम विटनेसेस की वीडियो निकलवा लें आज की तारीख में, आज के हिसाब से, कि वीडियो विटनेस ने जब करा तो हमने वीडियो बनाई, है ना, और वो रख दिया फॉर द सेफ साइड। दूसरा, विल में जो मेजर सवाल विल में आता है कि क्या जो सिबलिंग्स हैं मरने के बाद, कि जैसे एक्स के नाम पे कर दिया, सिबलिंग्स उसमें जब कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई उसमें वो देते हैं कि भाई नहीं हम इसमें होना ऐसा चाहिए, तो उसके कितने % चांसेस होते हैं मिलने के? देखो डिपेंड करती हैं चीज़ें। अगेन अगर आपकी विल है, पहली बात तो जब पेरेंट्स विल करते हैं उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा विल रजिस्टर्ड हो। विल रजिस्टर्ड कैसे होती है? रजिस्टर ऐसे होते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, जैसे आपकी सेल डीड होती है वैसे ही होता है। अच्छा, ठीक है, ओके। रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपकी विल होगी, आपके 2 विटनेसेस होंगे, आप जाएंगे वहाँ जाके फ़ोटो खींचेगी, लिखा जाएगा, साइन होंगे, अंगूठे लगेंगे, उसकी 2 कॉपी जाएंगी, उसके बाद एक वहाँ पे रिकॉर्ड में रह जाएगी, एक आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये सब नहीं हुआ? अगर ये सब नहीं हुआ है तो आपके विटनेसेस जो हैं उनको कोर्ट में आना पड़ेगा।
अब विटनेसेस क्या बोलते हैं इस पे मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है, मतलब वो फिर फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन में चला सारी जाता है। फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक लॉ है। में तो लिख दिया उन्होंने कि भाई ये जो आपकी कंडीशन है, एक विल होनी चाहिए, आप प्लेन पेपर पे कर सकते हो, 2 विटनेस होने चाहिए, उसमें ये थोड़ा ना लिखा है कि विटनेस क्या बोलेगा। 3 लास्ट मतलब मैंने 3 मुद्दे लिखे हुए थे, बट मैंने एक मुद्दा आपसे बात करते-करते ऐड कर दिया है। हाँ, कोशिश ये करेंगे इन 3 मुद्दों को थोड़ा-सा क्रिस्प बना दें, क्रिस्प एज़ इन लाइक थोड़ा-सा नॉट विद द लीगल टर्म, हाँ, थोड़ा-सा असलियत पे बात कर लेंगे। तो अभी भी असलियत पे ही कर रहे थे। नहीं, नहीं, अभी हम लॉ और फैक्ट्स के बीच में थे। हाँ, अब हम सामाजिक सच्चाई पे बात करेंगे। ठीक है। तो पहली सामाजिक सच्चाई है और उसका सवाल है ये हाँ, कि पुलिस थाने में जाते हुए व्यक्ति को जब लगे चांटे, हाँ, जब उसे करा बैरक में बंद, हाँ, क्योंकि वो शराब पी के नशे में घूम रहा था, जिसका प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ शराब पी के नशे में घूम रहा था। हाँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरी कॉमन चीज़ है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी पुलिस के पास कोई जाता है तो वो गया तो विक्टिम है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस अंतराल एक्यूज बन जाता है हाँ, और उसे ही अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ा आदमी जिसे लॉ पता है, जिसके पास पैसा है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, दे कैन एक्सेस इट, राइट। हाँ, बट जो आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है इन सब चीज़ों को, हाँ। उसके लिए ग्राउंड पे हाथ जोड़ने के अलावा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, करने के अलावा क्या सीन है? देखो, आप इस तरीके से समझ लो कि सामने पुलिस वाले नहीं है और एक गैंगस्टर ओके, गैंग है, ठीक है, उसने अगर आपको पकड़ लिया तो आप क्या करोगे ऑन द स्पॉट? यही बाबूजी मैं आप बाबूजी मैं क्या करूं, मैं बचा लो, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर ओके, दो। किसी भी एरिया में जो सबसे बड़े बदमाश होते हैं, जो सबसे बड़े गुंडे होते हैं, वो पुलिस पुलिस वाले वाले होते हैं। हैं, ठीक है। ठीक है, ये है कि इनको गवर्नमेंट की सैंक्शन मिली हुई है एंड दे हैव द अथॉरिटी टू ruin योर लाइफ। वो आपके अगेंस्ट FIR करेंगे, केस कर देंगे और उसके बाद आप 8-10 साल लड़ते रहो। अगर हमारे सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में अगर सारी चीज़ें जल्दी होनी शुरू हो जाएं, ट्रायल जल्दी ख़त्म हो, तो दीज काइंड ऑफ पीपल कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस। राइट, लेकिन वो इतना स्लो है कि आदमी के पास हाथ जोड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको आज कोई गैंगस्टर उठा के ले जाए तो आप भी खेतों में जाके यही बोलोगे जी मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। वही चीज़ आप करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि आपके साथ में अगर कोई दूसरा आदमी है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगी। आप वहाँ पे एटलीस्ट किसी दूसरे को बोल सकते हो ऑन द स्पॉट कि भाई मैं तो विक्टिम मतलब अक्यूज बन ही रहा हूँ, तुम फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव चले जाओ और इसको रिकॉर्ड करो। जैसे आपके साथ मारपीट होती है, पुलिस स्टेशन से निकलते ही आपको करना है क्या, आपको जाना है अपनी MLC करवाने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी ये हॉस्पिटल बहुत में, प्राइवेट चले जाओ, क्या अच्छा, फर्क पड़ रहा प्राइवेट है? की भी एमएलसी मैटर करती है? अरे करवाओ तो सही, कुछ तो करवाओ ओके, डन डन डन, कि भाई मुझे मारा गया है। ठीक है, आपकी मोबाइल टावर लोकेशन, और हर थाने के अंदर ना CCTV कैमरे लगे होते हैं आपके ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर, ठीक है, सामने देखोगे जब, ठीक है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो। आई हैव सीन कोर्ट ऑर्डर्स जहाँ कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि इतने से इतने बजे, इतने से इतने घंटे की आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ की, आपकी पुलिस स्टेशन की, आप उसको प्रिजर्व करो। और अगर नहीं करते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी या डिलीट कर देते हैं तो दैट स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल। ठीक है, तो दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे शुड एक्ट लाइक सर्वेंट। प्रॉब्लम लोगों को ना सिर्फ इतनी नहीं होती कि हमारे साथ मारपीट हो रही है, लोगों को सबसे ज़्यादा चुभती हैं गालियाँ राइट, पुलिस वालों से, ठीक है, कि भाई मेरे को गाली दे दी, मेरे को धमका दिया। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो पुलिस वाले जो हैं वो कहीं आटा दाल चीनी तो बेच नहीं रहे। अगर मान लो आपने गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ कोई पुलिस वाला आता है और कहता है कि सर मैं यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना है, आप प्लीज़ गाड़ी आगे कर लो। आप करोगे? अब तू कौन भाई, कर लूँगा, जा देख। और अगर वही पुलिस वाला, हाँ गाड़ी आगे कर चल, सर हाँ सर हाँ कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि पुलिस स्टेशन में अगर आपके साथ बदतमीजी हो रही होती है, मारपीट भी होती है, आपको डर ये रहता है कि पुलिस वाले मेरे खिलाफ ही एक्शन लेंगे, सब चीज़ें हैं। आदमी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, वैसे ही पुलिस वाले को अपनी नौकरी प्यारी है। राइट, ऑन द स्पॉट तो अगर आप वहाँ लड़ने लग गए और खुद एक केस लेके गले में लेके आ गए, हार लेके आ गए, तो आप लड़ते रहो। जब तक आप वो डिसप्रूव करोगे नहीं, जुडिशियल सिस्टम काम करेगा नहीं, तब तक आप पुलिस वाले के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। कंपनसेशन, और दूसरा आपको एडिक्वेट कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी। तो ऑन द स्पॉट आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम करना चाहिए। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, एटलीस्ट कॉल अ लॉयर, अपने किसी जानकार को फ़ोन करो, भाई साहब मैं यहाँ फंस गया हूँ, बुलाओ। अपने साथ में कोई दूसरा आपका भाई है उसको बुला लो, दोस्त को बुला लो। खुद मत 30 मार खाओ, खुद फन्ने खा बनोगे तो जेल जाओगे। खुद नहीं फन्ने खा बनना है। ठीक ठीक ठीक। ऐसा आपको बॉक्सिंग करनी है, बॉक्स इन अ रिंग,
वो ओके, स्ट्रीट फाइट है, वहाँ राइट। नहीं करना। वहाँ कोई रूल ही नहीं है, वहाँ तो रूल ही उनके हैं। पुलिस वाले दिमाग से काम लेंगे हाँ, और हाथ चलाएंगे। हाँ। आप सिर्फ हाथ चलाओगे, पिट के आओगे। और वो ये भी कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पुलिस ऑफिसर तो जो है यही तो वहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, सबसे राइट। बड़ी दिक्कत तो यही है। हाँ, हाँ, राइट, ठीक है, डन। तो अब आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो अभी रिसेंटली? हाँ, हो एक्टिव हो? हाँ। आपको पता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है अभी? किस वाले में? वो दो पहलवानों की जो चल रही राइट, है? तो आपको पता है। थोड़ा-सा। तो आपको ये दिख रहा है कि पिछले 10 दिन में इंस्टाग्राम पे लोग लड़ रहे हैं। गाली-गलौज, लड़ रहे गाली-गलौज। हैं, खूब लड़ रहे हैं। ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, राइट? पुलिस इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है इस पूरे मसले में? इज़ यार, द साइबर सेल नॉट एक्टिव एनीमोर? व्हाट इज़ हैपनिंग? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो काम करने का उसका तरीका अलग है। ठीक है, नोबडी टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। राइट, सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोई नहीं लेता। ठीक है, पुलिस वालों को तो बड़ी सिंपल सी है, हाँ, या तो बहुत हाईलाइटेड मैटर हो अच्छा, कि भाई साहब इतना फैल गया जिसमें देश की नाक की बात आ गई, इंटीग्रिटी की बात आ गई, इंटेग्रिटी की राइट, बात ओके, आ गई है, डन, कोई फीमेल के साथ कुछ हो गया, डन, आपने परफेक्ट, सुओ मोटो एफआईआर रजिस्टर कर ली। परफेक्ट, या फिर आप दो लड़कों को देख रहे हो बाइक पे स्टंट कर रहे हैं, ओके, आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा, पुलिस वाले चालान भेज देते हैं उसके घर। ठीक है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जब एक ग्रुप कास्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम ए सर्टन कास्ट, वो दूसरे के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, देख मैं आ गया, मैं दिख बताता हूँ तुझे, मैं तेरी बीवी के फोटो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दीज आर बेसिकली थ्रेट्स। पुलिस इस पर जब तक एक्शन नहीं लेगी, जब तक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं आएगी, अच्छा, उनको ये रिलक्टेंस है। हुँ, और दूसरा, बहुत बार ऐसा देखा है कि आज गाली गलौज हो रहा है, 2 दिन बाद बैठ के कहते हैं मैं तो हाँ, सुलझ गया भाई। सॉर्टेड है, अब हाँ, एलविश का देख लो ना क्या हुआ। हुँ, गया, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, 3 दिन बाद बैठे हुआ जी हमारा तो सॉर्ट आउट हो गया। ठीक, 2 दिन पहले वही बंदा बोल रहा था हुँ, अटेम्प्ट टू मर्डर लगाओ इसके ऊपर, दूसरा कह रहा अरे कैसे लग जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। ऑब्वियसली नहीं लगेगा यार। लेकिन दोनों को गेन तो हुआ ना। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर ऑन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इस तरीके के लोग, वो करते क्या हैं, वो खुद को सिर्फ रेलेवेंट बनाने के लिए भी कई बार इस तरीके के स्टंट करते रहते हैं। राइट, और बहुत सारे लोग उसमें कूद जाते हैं। वो आके बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे कैसे, मैं भी आऊँगा, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हारी जात बिरादरी की बात आ गई। अबे तुम्हारी जात बिरादरी, जिस बंदे के लिए तुम खड़े हो, तो तुम्हारी जात बिरादरी के लिए किया क्या उसने, पहले ये तो देख लो। तुमने देख लिया भाई मेरा भाई है, इतनी बढ़िया टिप्स देता है, डजंट मेक एनी सेंस ना। हुँ, आप खड़े हो किसी के घर के बाहर जाके लाइन लगा ली, 1000 लोगों ने जाके खड़े हो गए, नारे लगा रहे हो। सेम गोज विद बॉलीवुड के, हमने शाहरुख खान साहब के सामने भी घर के बाहर खड़े रहते हैं हाय हेलो करवाने के लिए। हाँ, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो, 5 से ज़्यादा लोग हुँ, अगर किसी के घर के बाहर जाके उसको डराने धमकाने के लिए या किसी और इलीगल काम करने के लिए इकट्ठे हो गए, तो 149 बनेगी सीधी सीधी, आपको जेल हो सकती है। अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो, 506 का केस बन सकता है। सामने वाला एक्शन तो ले, लेकिन सामने वाला भी एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि उसको पता है मैं वायरल हो रहा हूँ, मेरे को और पॉपुलैरिटी मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले देखो बॉलीवुड में एक हुआ था, देयर वाज दिस फीमेल एक्ट्रेस, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने खुद के मरने की न्यूज़ फैला दी थी। पूनम नहीं, पूनम पांडे तो थी? हाँ, हैं? शायद हाँ, पूनम पांडे। हाँ, पूनम पांडे कहती है कि वो कहीं सर्वाइकल कैंसर से मर गई। अगले दिन आती है वो दैट वाज जस्ट हाँ, stunt for- पब्लिसिटी स्टंट नहीं, वो कहती शी सेड कि भाई मैं इट वाज कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। आप प्राइमा फेसाई देयर इज नो ऑफेंस व्हिच हैज बीन मेड आउट, राइट, लेकिन अब उसको ब्रांड डील मिल रही है। हाँ, जो लोग हैं, जो उसके ऑडियंस है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो बढ़ गए हैं। And the other companies are also approaching her. So basically, you did it to gain publicity and to gain more followers and to gain more money. राइट, This amounts to cheating, prima facie. आपने झूठ बोल के कोई काम कर लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन है, बट लॉ नहीं है उसके अगेंस्ट। तो जब तक ये लकूना रहेंगे, लोग करते रहेंगे। और लोगों को ना यार, मैं बताऊँ आपको, लोग इतने वेले हैं ना आज की तारीख में, इतने पागल बैठे हुए हैं, रात को 2-2 बजे पर स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं कि हाँ अरे ये चल रहा है, वो देख लेते हैं, ये चल रहा है, ये देख लेते हैं, 4 गाली दे दी, अरे देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब सोसाइटी में आप इस तरीके के लोगों को अगर अपने आइडल बनाओगे, आपके बच्चे उसको देख रहे हैं, राइट, आप घर में बात करनी शुरू कर दो, घर के बड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, घर के बड़े हैं, आप बोलते हो जी सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने देश के लिए ऐसा किया, तो बच्चों को उनके लिए रिस्पेक्ट आएगी। शहीद भगत सिंह ने ऐसा कर दिया, उनके लिए रिस्पेक्ट आती है। बच्चे जब तक उसको पढ़ेंगे, पढ़ने में और माँ बाप से सुनने में, बच्चे फॉलो करते हैं अपने एल्डर्स को, तो क्या करेंगे आप, वो उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ यार हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें ऐसा बनना है। आप लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी ने देश के लिए कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको ये नहीं पता कि मोदी जी ने क्या किया, पर हमारे घर के बड़े उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया है और हम उसको फॉलो करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी के बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि भाई कांग्रेस के हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। सब चीज़ें चलती हैं।
होता क्या है कि व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस और यू स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू दोज काइंड ऑफ पीपल जो गालियां दे रहे हैं, जो पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आपके बच्चे वही सीखेंगे। राइट। फिर आप बोलते हो कि यार हमारे बच्चे बदतमीजी करते हैं। छोटा बच्चा गली में जाता है, दो लोगों को गाली देते हुए सुनता है, घर पे आके अपने माँ बाप के सामने गाली देता है। आप सोशल मीडिया इतना ओपन है, आप अपना फ़ोन लॉक नहीं कर सकते, बच्चों को गेम खिलानी है उसके ऊपर। अब आप स्क्रोलिंग चल रही है, उस पर गालियाँ चल रही हैं। फ़ोन रखते बच्चे, आपने छीन भी लिया फ़ोन की, खाना खा ले, उसके मुंह से पहले क्या निकलेगा? तेरी माँ की। यही रहता है ना। यू आर बेसिकली throwing your children in such an arena towards such a future which is not good for them. राइट। इसके लिए आपके ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं है। आप जैसे लोगों को पॉपुलराइज करोगे, आपको वैसी सोसाइटी मिल जाएगी। राइट। 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 आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा नहीं फिलोसॉफिकल सा हो गया, नहीं, प्रैक्टिकल सा, ठीक है, बट ठीक है, ठीक बट है, आई ठीक आई एम फर्म ठीक बिलीवर ऑफ हाँ, दैट। ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट we are honest about it. हाँ, That's the you should reality, be, right? you should हाँ. be. So we will end this discussion with the last controversial question, and because we have to address the truth, and every time we have to address the truth, people are hurt. Some people are hurt. ठीक. पीपल आर ऑलवेज हर्ट, Okay, let's सच पे भी झूठ पे भी। okay. So जब हमने बात करी लड़ाई की, हाँ, तो हम साकेत कोर्ट की, या हम पटियाला हाउस कोर्ट की, या हम कचहरी के बाहर उस लड़ाइयों को नहीं भूल सकते, या 30 कोर्ट की लड़ाइयाँ हाँ, जो कि बहुत फेमस है। हाँ, किस लिए? पुलिस वालों को पीटने के लिए। हाँ, ठीक है। सो अ वीडियो दैट केम आउट, आई थिंक, जो साकेत कोर्ट में लड़ाई हुई थी पीछे वाली रोड पे, अपाचे पे जो एक पुलिस वाले थे उन्हें मारा गया, राइट? एंड ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। व्हाई इज इट लाइक दैट कि वी आर मोर ऑफ्टनली सीइंग दैट एडवोकेट्स के साथ बहुत गलत होता है, बट उन्हें लाइमलाइट में दिखाया जाता है कि ये गुंडे हैं, राइट? और कहीं ना कहीं वीडियोस भी उस तरीके की बाहर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है कोई एडवोकेट को पिटते हुए कहीं पे, ठीक है। मैंने देखा है 2-3 सिचुएशंस में। ओके, हाथ उठाया, मतलब होंगे, हाँ, वकीलों पे भी हाथ उठाते हैं लोग, वकीलों पे हाथ उठाते हैं, राइट? पुलिस वाले ठीक भी। है, डन डन डन। व्हाई इज दिस हैपनिंग इन दी कोर्ट्स? वाई इज दिस हैपनिंग? देखो, हर लड़ाई का अपना अलग रीज़न है, ओके, अलग रीज़न ठीक होता है। है। लड़ाई होने का जो मेन रीज़न होता है वो जनरली होता है आपको इन द स्पर ऑफ द मोमेंट देयर इज़ एंगर। ठीक है। और एंगर ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ने शुरू कर दिया और दूसरा जो है उस पर रिटेलिएट नहीं कर रहा है या कर रहा है, वो सब चीज़ें अलग हैं। व्हेन यू फील, अब हम बात कर रहे हैं, किसी से कोई गाली दे देता है, गुस्सा आ जाता है, हाथ उठा दिया, गुस्सा आ जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ से जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके अलग सिस्टम है, आपके गेट पासेस कैसे बनते हैं, एडवोकेट्स को भी पास बनवाने पड़ते हैं। आप हाई कोर्ट जाएँ, उनका अपना सिस्टम है, कोर्ट्स का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका अपना सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी जो लड़ाई होती है वो किसी एक आदमी की गलती होती है, गलती हमेशा दोनों की होती है। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, मैं अभी गोवर्धन से आ रहे थे हम 5 एडवोकेट, शाम का टाइम था, नोएडा से निकल रहे थे और वहाँ से यू टर्न लेना था, किसी एक की गाड़ी खड़ी थी, ये सेक्टर 15 या 16 के ठीक आसपास। है। तो यू टर्न ले रहे थे, एक बाइक वाला जो कि हेलमेट अपना हाथ में लेके और गाड़ी से ओवरटेक कर रहा था। अब हमें यू टर्न लेना है तो वो एकदम से निकले, तो गाड़ी से थोड़ा सा बच के और हमने ब्रेक मार दी, वो निकल गए, लेकिन थोड़ा टेढ़ा, उनको लगा कि मैं गिर जाऊँगा। हमने गाड़ी मोड़ी, हम पहुँचे, वो वहाँ से यू टर्न लेके वापस आए। हम 5 एडवोकेट हैं, उसमें से 3 हैं जो जिम जाते हैं, अच्छे कट्टे कट्टे। वो बंदा आ गया, उसने जो हमारा शीशा है गाड़ी का ड्राइवर साइड पे, उसने नॉक किया और गाली दी। तो पहला रिएक्शन आदमी का क्या होगा? पहला रिएक्शन ये होगा कि ये जो हम बताते हैं तेरे को, तू ओवरटेक कर रहा था, तू गलत ओवरटेक कर रहा था, हमने इंडिकेटर दे रखा था, सो एंड सो फोर्थ। जबकि हम जो आगे 2 लोग बैठे थे, हम दोनों ने सबसे पहले हाथ जोड़े, भाई गलती हो गई, तेरे को चोट तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं चोट नहीं लगी। भाई आराम से घर चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी घर पहुँचेंगे, तू भी बच गया, हम भी बच गए। नाउ दैट पर्सन जो वो एंगर पे ना, एट दी जेनिथ ऑफ एंगर, वो एकदम से डाउन हुआ, भाई पानी पीना तुझे, बैठ जा। एक बंदा जो नया नया वकील बना था, वो कह रहा नहीं यार आप कैसे बोल रहे हो, आप तो वकील हो, आप क्यों डर रहे हो इससे? बात डरना नहीं है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। आप कोई पुलिस वाला किसी कॉमन आदमी पे भी हाथ उठाएगा, गुस्सा उसे भी आएगा। वकील पे उठाएगा तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आएगा
क्यों आएगा? क्योंकि वही पुलिस वाला जो पुलिस स्टेशन के अंदर माई बाप बना होता है, वो कोर्ट में आके जब वकील उससे सवाल पूछता है कि तूने ये गलत किया था ना, आप बताते हैं लीगल तरीके से। हाँ, तो इंटेलेक्चुअली व्हेन यू आर टू अ लेवल कि आपको पता है कि सामने वाला गलत है किसी चीज़ पे, एंड आई कैन टेक एक्शन एंड आई हैव द पेशेंस कि मैं 10 साल केस लड़ सकता हूँ, उसके बाद भी मुझे मेरे साथ ही मारपीट हो रही है। कोर्ट में हम जज नहीं बोलते, जज साहब बोलते हैं, वकील नहीं बोलते, वकील साहब बोलते हैं। बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, लर्नेड काउंसिल लिखा जाता है ऑर्डर में, तो आपके पढ़े लिखे लोग हैं। जनरली कोई भी वकील ऐसा नहीं है जो राह चलते किसी पुलिस वाले पे जाएगा उसका गिरेबान पकड़ेगा। ठीक है। 99% केसेस में, मैं नहीं कह रहा हूँ सारी उंगलियाँ एक जैसी हैं सारे हाथ की, बट 99% केसेस में कोई भी वकील किसी भी पुलिस वाले के ऊपर पहले हाथ नहीं उठाएगा ओके, और पहले गाली भी नहीं देगा। ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी बदतमीजी हो जाए दोनों तरफ से, हम्म, पुलिस वाला भी अक्खड़ है क्योंकि उसको भी यही काम करना है। कुछ एडवोकेट भी ऐसे हैं जो उनको थोड़ी आवाज़ भी स्ट्रांग होती है, बेस ज़्यादा होता है, और कुछ हरियाणा के हैं जो बेसिकली प्यार से भी बोलेंगे तो लगता है यार लड़ाई कर रहा है, राइट, जिसमें दोनों तरफ की चीज़ें हैं। ठीक है। तो जब तक काउंटर नहीं आएगा ना सामने से, तब तक लड़ाई नहीं बढ़ती है मेजॉरिटी केसेस में, जब तक सामने वाला बिल्कुल इस लेवल पे ना हो कि मुझे करना ही है ऐसा। परफेक्ट। कुछ इलेक्शन का एजेंडा भी होता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वकील की ड्रेस में कोर्ट में घुस जाते हैं, जैसे रोहिणी कोर्ट में गोलियां चल गई, वो लोग एडवोकेट की ड्रेस पहन के तो आए थे, हाँ, वरना एंट्री कहाँ से मिलेगी? आप कॉमन उसमें आते हो तो अलग तरीके का सिस्टम है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स विदाउट गोइंग इनटू, बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, विदाउट गोइंग इनटू द दिस मेरिट्स ऑफ द मैटर, हमेशा याद रखना कि जब भी लड़ाई होगी तो लड़ाई एक तरफा सिर्फ जो मेजॉरिटी केसेस में वो होती है जब आपके माँ बाप आपके पिटाई कर देते हैं, वो एक तरफा लड़ाई होती है। आप पिट रहे हो और आप सेटिस्फाइड हो पिट रहे हो। घर के बाहर जब लड़ाई होगी तो उसमें दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती है। अगर आप थोड़ा स्मार्टली काम करते हो तो हो सकता है कि आपकी मेजॉरिटी लड़ाइयाँ ना हो। आस पड़ोस में जब तक गाली गलौज नहीं होगा, धमकी नहीं दी जाएगी, वकीलों की आपस में भी लड़ाई हो जाती है यार, ऐसा तो है ही नहीं। कोर्ट के बाहर मैंने देखा है हमारी एडवोकेट्स की भी आपस में होती है, इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत होती है कि भाई तू किसको कहाँ कैंपेनिंग कर रहा है, तू गलत है, फलाना ढिमकाना चलती रहती है। कई बार ऊंची आवाज़ में बाकी जगह भी बात होती है। ठीक। तो जब पुलिस वालों को, लेकिन हाँ एक चीज़ है, हम जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी एरिया में सबसे बड़े गुंडे कौन, उनसे बड़े गुंडे कौन, वकील कचहरी में। तो डर तो लगेगा ही ना यार। पुलिस वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए। Right. Let's also address the last question. Why is the Advocate Protection Act not coming? Why is the Bar Council of India? Why is Supreme SCBA and not the every organization that works for the legal fraternity is ask? They are asking about it, They are asking about it. but why is this still not implemented? Even after I think hundreds of killings हो गई हैं इस पूरी। आई थिंक इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। Yeah. पर्सनली आई थिंक इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप दो तरफ की बात की सोच लेते हैं एक बार। अदरवाइज देर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। फर्स्ट इज द एडवोकेट फ्रेटर्निटी, जो हम लोगों के साथ जो हम एडवोकेट्स हैं सारे। दूसरा द गवर्नमेंट विच हैज़ टू इम्प्लीमेंट इट, एंड तीसरा वो कॉमन लोग, ये जो एडवोकेट नहीं है, जिनसे प्रोटेक्शन चाहिए। एडवोकेट को एक दूसरे से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, पुलिस से कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो अब दोनों तरफ की अगर हम बात करें, सम पीपल आर सेइंग कि दिस गिव्स अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस टू दी एडवोकेट्स, कि हम केस कर सकते हैं, काउंटर केस नहीं हो सकता, कॉग्निजेबल होगा नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि यार एडवोकेट्स को क्यों इतना प्रिविलेज दिया जाए। मैं कह रहा हूँ एक साथ में कि एडवोकेट्स आर वन ऑफ दोज ब्रीड ऑफ पीपल जो हॉस्पिटल से भी ज़्यादा डिटीरियोरेटिंग और डिप्रेसिंग सिचुएशन में काम करते हैं। जो मर्डरर्स हैं, गैंग वॉर वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, उनके बीच में काम करना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, हमें कोर्ट को असिस्ट भी करना है। अब उनको करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन तो चाहिए। आज एक एडवोकेट बीमार पड़ जाए, आज एक एडवोकेट को एक्सीडेंट हो जाए, आज एक एडवोकेट प्रैक्टिस छोड़ दे, उसको संभालने वाला कौन है, कौन देखेगा उसकी चीज़ें? देयर इज़ नथिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब तक अपना वेलफेयर स्टैंप जाती है, आपकी स्टैंप ड्यूटी होती है, आप काम कर रहे हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सैलरी मिल रही है। एक एडवोकेट जब तक उसके पास केस है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं है। हर गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपके लिए हाउसिंग सोसाइटी लेके आएंगे, आपको मेडिकल स्कीम में डालेंगे, कुछ नहीं देते। केजरीवाल ने भी वादा करे थे, सारे ही बोलते हैं, कौन सा नहीं बोल रहा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट मना करेगी? आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में देख लो, वो आके अगर ये बात बोल दें कि हम एडवोकेट्स के लिए कुछ नहीं करेंगे, जीरो कमेंट्स हैं, कोई नहीं बोलेगा ये बात। उनको पता है कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी इज़ दी ओनली फ्रेटर्निटी जो पूरे देश को एक दिन में जाम कर सकती है, अगर वो यूनाइटेड हो तो। यूनाइटेड नहीं है।
अच्छा। 1 बार 1 वोट वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिसमें कहते हैं कि आप जिस बार में हो एसोसिएशन में वहीं वोट डालोगे। अदरवाइज़ अर्लियर इट यूज्ड टू बी कि आप किसी भी बार के आप मेंबरशिप लेते हो तो कितनी की भी ले सकते हो, कहीं पे भी वोट कर सकते हो। तो उससे अलग-अलग तरह के सिस्टम थे। मैं कहता हूँ कि वो सिस्टम दैट सिस्टम वाज़ बेटर देन द प्रेज़ेंट सिस्टम। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इतने सारे बना दिए, हाई कोर्ट्स इतने सारे हैं ही ऑलरेडी। आप किसी जगह जाते हो, आपके साथ बदतमीज़ी होती है, तो वहाँ की बार ये देखती है कि आपका वहाँ वोट है या नहीं है। अगर वोट नहीं है तो आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं होते। इलेक्शन में वोट चाहिए तो फ़ोन करेंगे कि आपका कोई जानकार हो तो वोट करवा दो। अगर आपका वहाँ वोट है बार एसोसिएशन में, तो वो आपकी एसोसिएशन आपके साथ खड़ी होने की कोशिश करती है, होती भी है। एंड देयर आर गुड लीडर्स ऑल्सो, जो कहते हैं कि यार कहीं का भी है एडवोकेट है तो हमें सपोर्ट करना ठीक चाहिए। है। अगर गवर्नमेंट के साथ इशू पड़ जाए, लेट्स हुँ, आज की तारीख में, हुँ, और सारे देश के एडवोकेट कहते हैं कि हमें एक मुद्दे के ऊपर काम करना है, एंड दे स्टार्ट फाइलिंग पिटिशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट। एक हुँ, दिन में इतने लाखों केसेस बढ़ जाएंगे ना, द गवर्नमेंट मशीनरी विल बी चोक्ड विद दोज काइंड ऑफ केसेस। उनको जवाब देते देते ही नहीं भर पड़ेगा, क्योंकि हर एडवोकेट का सोचने का तरीका अलग है, ड्राफ्टिंग का तरीका अलग है, नंबर ऑफ पिटिशंस, आप केस तो कितने भी फाइल कर लो ना, बट यूनाइटेड नहीं है। पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। आवाज़ सब उठा रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे सब आवाज़ उठती है, लोग हाँ भी करते हैं, लेकिन नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखिए, हुँ, आप एक फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करेंगे तो दूसरी फ्रेटर्निटी अगेंस्ट हो जाती है। हुँ, डॉक्टर्स कहते हैं हमें प्रिविलेज मिलना चाहिए, एडवोकेट्स कहते हैं कि हमें भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। मिलना सबको चाहिए। मैं कह रहा हूँ एवरी डैम सिटीजन शुड बी सेफ गार्डेड बाय द गवर्नमेंट। हुँ, आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे। परफेक्ट। लेकिन पीपल हु आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, जहाँ उनकी लाइफ और लिबर्टी को वैसे ही थ्रेट रहता है, हुँ, तो आपको उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। A lawyer is one of those fearless breed of people who can say whatever is the truth. हुँ, कोर्ट में जाके कैंडिडली बोल सकते हैं। अगर मान लो किसी ने मर्डर किया है और बेल पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एंड द कोर्ट सेज कि आई सस्पेक्ट दिस पर्सन माइट हैव कमिटेड मर्डर, लॉयर इज वन ऑफ दोज पीपल जो कहता है कि ठीक है, लेट्स अज्यूम कि इसने मर्डर किया हुआ है, कैन वी टॉक अबाउट बेल नाउ, लेट्स कीप इट असाइड। हाँ ठीक है, मान लेते हैं, ट्रायल चलेगा, कन्विक्शन होगा तब देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सिचुएशन, व्हाई शुड ही बी बिहाइंड बार्स? सुप्रीम कोर्ट सेज बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लॉयर कैन सी सो। एंड प्रॉब्लम वही है घूम फिर के कि गवर्नमेंट भी कोशिश करते हैं मुद्दा जिंदा रहे ताकि वोट मिलते रहे। वोट मिलता रहे। पॉलिटिक्स में मुद्दों को ना दफनाया नहीं जाता। हाँ, ये किसी मूवी का डायलॉग है। मुझे तो सिर्फ़ इस बात से कश्मीर याद आता है। कश्मीर वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, 370 को हटाना। नहीं, मैं तो 370 से पहले की बात कर रहा हूँ कि इतने साल तक रहा मुद्दा था ना, मुद्दा, वही मैंने बताया ना मुद्दा था मुद्दा। ना। हाँ। अच्छा, जब आप बोलते हो, कोई भी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ये काम करना है, हुँ, तो उसके लिए दैट गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। हुँ, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप कोलिशन में हो, तो आप नहीं कर सकते हो काम। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की मेजॉरिटी में नहीं थी, छोड़ना पड़ा ना, नहीं कर पाए। डेमोक्रेसी देखो, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज सो यूनिक एंड सो गुड, बट देर इज ऑल्सो एन आयरनी अटैच टू इट। नो आइडिया कैन प्रिवेल विदाउट द वोट ऑफ द मेजॉरिटी। हुँ, दिस इज द ब्यूटी एंड बर्डन बोथ। No idea can prevail without vote of the majority. But majority cannot decide what is right and what is व्हाट wrong. इज़ Your रॉन्ग? conscience does. आपको पता है मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। एवरी गवर्नमेंट नोज। और हर गवर्नमेंट का सबसे पहला जो कहते हैं ना कि जील होती है, जो पहला कॉन्सेप्ट या जो पहला टारगेट होता है, वो ये रहता है कि नेक्स्ट इलेक्शन मुझे कैसे जीतना है, उसके लिए कौन से मुद्दे को कब उठाया जाए, किस टाइम उसमें माचिस लगाई जाए। राइट। दिस इज ऑल अ गवर्नमेंट डज। हुँ, पावर में रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, पावर में नहीं रहेंगे तो, आई एम नॉट डोंट से कि दिस इज गुड बैड। अगर आप पावर में नहीं हो तो आप करोगे क्या? बाहर खड़े हो तो शोर मचा सकते हैं ना आप, और हम तो लाउड स्पीकर लेकर चौराहे पे खड़े हो सकते हैं, बट हम वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू साइन एंड मेक अ लॉ और अमेंड अ लॉ और चेंज अ लॉ। वी कांट डू दैट। वी नीड टू बी इन पावर टू डू दैट, एंड पावर कम्स विद अ लॉट ऑफ बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टफ। आप पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं लोग, कहते हैं ना यू शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। हुँ, वी हैड नेवर बीन पॉलिटिकली करेक्ट। आप 1947 से पहले की बुक्स पढ़ लीजिए, 1950s की बुक्स पढ़ लीजिए, 60s तक पढ़ लीजिए, उसके बाद तो खैर नैरेटिव स्टार्टेड चेंजिंग।
आप उन बुक्स को पढ़ें, दी अर्लियर फ्रीडम फाइटर्स, इवन अम्बेडकर साहब, दे वर सो ब्लंट इन राइटिंग थिंग्स। जो जैसा है वैसा लिखा बोला है, आप पढ़ते रहिए उसको। लेकिन आज की तारीख में हम अपने देश में अगर कोई भी आदमी है जो कहता है जैसे को तैसा बोलना, दैट इज अ काइंड ऑफ टेबू, एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी। सच का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, देयर इज नो ऑल्टरनेट। आप उसको मोल्ड भी नहीं कर सकते हो। सच सच है, बाहर धूप है तो धूप है, यू नीड टू से कि बाहर दिन है तो दिन है। यू कांट से कि रात है, शाम का टाइम है, बादल छाए हुए हैं, किससे क्या फर्क पड़ेगा? दिन है तो दिन है, बोलना ही पड़ेगा ना। सो टुडे वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी, only in that situation our society can actually change and we can become a great nation. When we are too blunt to say the truth and too सहनशील to accept it. ये भी इंतजार कर रहा है सर, ऐसे तो फिर सच, और ये तो कहने सुनने में अच्छी लगती है बात। कहने सुनने में अच्छी लगती है, हाँ, और क्या करना पड़ेगा ना। सर कि उमर खालिद ने करा तो है, जेल में पड़ा है बेचारा। बात उमर खालिद की नहीं है ना, उसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, सब बहुत लोग हैं, बेचारे जेल में ही हैं। तो उसके लिए करना तो पड़ेगा ना। अब When everybody is वो अब बेचारे कर ही रहे हैं, मैं तो देखने वाला, बट खैर सच की कीमत जेल है, ये तो बात है। हाँ। और अच्छा, आपका कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट है तो बताओ, नहीं तो मेरे पास तो क्लोजिंग छोटा सा आप एक अपना line है। क्लोजिंग करो, मेरी तो अच्छा मैं क्लोजिंग आर्गुमेंट सिर्फ लास्ट में कोर्ट के केस में करते हैं। अध्ययन तो मैं क्लोजिंग में बदल देता हूँ कि वकील एक बार एक मैथमेटिशियन से कोई पूछता है व्हाट इज 1+1, वो कहता है 2। एक बार एक साइंटिस्ट से कोई कहता है व्हाट इज 1+1, वो कहता है 3। एक बार एक पॉलिटिशियन से कोई कहता है व्हाट इज 1+1, वो कहता है 10। एक बार एक लॉयर से कोई कहता है व्हाट इज 1+1, वो कहता है जो तुम चाहोगे वो बना दूंगा। डिपेंड्स। सी कितना आसान है। ठीक है सर, थैंक यू। और Thanks for काफ़ी inviting me, फिलोसफिकल डिस्कशन हो गया, The काफ़ी last one. लॉजिकल हो गया, काफ़ी लीगल हो गया। आई होप कि 2-4 चीज़ें तो लोगों को समझ आ जाए। आपने और पीछे लिखवाया था सच बोलो, हाँ, मैंने जो मन की बात है वो बता दी। डन 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 डन, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।